Yes, dear friends, good morning to all. Today we are going to start the last chapter of our syllabus and history, 13th chapter, that is the India after independence. पिछले लेसन में आपने इंडिया के उन सारे मूवमेंट के बारे में पढ़ा जो कि फ्रीडम के स्ट्रगल के लिए किए गए थे। अब देखो, जो इंडिया फ्री तो हो गया लेकिन उसके सामने बहुत मेजर चैलेंजेस थे। ठीक है, तो उनको इंडिया ने कैसे फेस किया, लेट्स वी डिस्कस अबाउट दैम इन दिस चैप्टर। सो दैट्स वाई वी फोकस ऑन द टॉपिक पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड हर नेबर। तो सबसे पहली चीज़ जो इंडिया की पार्टीशन हो गई थी, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई थी लोगों के घरों की आई थी, रहन सहन की आई थी। एंड आफ्टर इट जो अब नेबरिंग कंट्री थे, यानी कि हमारे जो अदर कंट्रीज़ थी, वो उनके साथ इंडिया एक फ्री इंडिया की तरह कैसे उसके रिलेशन बने और कैसा मतलब उसके साथ उनका बिहेव रहा। सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द सोर्सेज। Newspapers, government documents, writing of leaders, social worker and journalists from the major sources for the study of post-independent India। तो कहते कि अगर हम बात करें कि जिस दिन इंडिया आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, उसके बाद इंडिया ने अपने आप को कैसे संभाला और कैसे पहली बार अकेला वो अपने रास्ते पर चला, क्योंकि अब जो उनको उनके हेड थे वो तो उनको छोड़ के चले गए, आज़ाद कर गए। अब इंडिया ने अपने आप को खुद हेड करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे में क्या क्या हुआ उस टाइम, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, किन सोर्सेज से मिलती है? जो उस टाइम के न्यूज़पेपर थे या गवर्नमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट थे या लीडर्स ने अपनी जो राइटिंग्स लिखी थी, डायरीज़ वगैरह लिखी थी, या जो सोशल वर्कर और जर्नलिस्ट थे, तो ये मेन सोर्स थे जहाँ से हमें पता लगता है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में। सबसे पहला और सबसे जो कहते हैं कि दुख देने वाला जो एक काम हुआ था, वो हुई थी इंडिया की पार्टीशन। विद द पार्टीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया गोट डिवाइडेड इनटू टू डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। हम पढ़ चुके हैं पिछले लेसन में भी कि इंडिपेंडेंस के साथ जो इंडिया था वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इंडिया और पाकिस्तान। इट वॉज मार्क्ड बाय द माइग्रेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अमिड्स वायलेंस एंड कम्युनल रिवॉर्ट्स। और ये पार्टीशन जो थी वो इतनी आसानी से नहीं होगी, बल्कि इस पार्टीशन का मतलब क्या था, उसके बाद देश में दंगे फसाद, मारकुट और हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और ऐसे में जो लोग थे, मिलियंस लोग, ठीक है, करोड़ों लोग मतलब घर से बेघर हो गए, इधर से उधर और उधर से इधर जाने लगे। वो मिलियंस ऑफ people were also displaced and were accompanied by the loss of thousands of life। कहते जैसे ही इतने सारे लोग डिस्प्लेस्ड हो गए, मतलब अपने घरों से बेघर हुए, तो इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई, डेथ भी हो गई उनकी। डिजीज़ एंड स्टारवेशन आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू दिस लॉस। और इसके साथ साथ डिजीज़ का मतलब होता है कोई बीमारी फैलना, कोई महामारी फैलना। डिजीज़ और स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। कहते हैं महामारियाँ और जो भूखमरी थी उसने इस लॉस को और ज़्यादा बढ़ा दिया। कुछ लोग बीमारी से मर गए, कुछ लोग दंगे फसादों में मर गए, बाकी जो बचे थे कुछ उनमें से भूखमरी की वजह से, भूख की वजह से मर गए। तो काफ़ी बुरा एक हाल हुआ था। इट वाज आल्सो करेक्टराइज्ड बाय द वाइडनिंग ऑफ द कम्युनल रिफ्ट इन द कंट्री। तो कहते कि यहाँ तक कि जो ये हादसा हुआ हमारे साथ, ये जो पार्टीशन हुआ, इसकी वजह से एक कम्युनल रिफ्ट, बहुत ही बड़ी जाति के नाम पर, हिंदू और मुस्लिम की जाति के नाम पर एक बहुत बड़ी और गहरी दरार बन गई थी लोगों के बीच में। द
influx of a large number of people produced a strain on the economic resources of the country, hindering in the relief process. तो कहते हैं कि बहुत सारे जो लोग आ रहे थे इंडिया के अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लक्स हो रहा था, मतलब लोग घरों से बेघर हुए थे। हालांकि हमारे इंडिया के इतने मुसलमान लोग इंडिया को छोड़ के नहीं गए जितने कि हिंदू पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में आए थे। तो जो इन्फ्लक्स हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में जो बहुत सारे लोग एक साथ आ रहे थे इंडिया में, उन्होंने हमारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर और ज़्यादा स्ट्रेन डाल दिया और ज़्यादा बोझ डाल दिया, ठीक है। और हमारे लिए एक जो रिलीफ प्रोसेस थी, राहत लेने की जो प्रोसेस थी, उसको और भी ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया। कहने का मतलब देखो कि घर में वैसे ही 2 रोटियां पड़ी हुई हैं, खाने वाले 4 बैठे हैं, चलो जी आधी आधी लेके खा लेंगे। अब ऊपर से 4 लोग और 4 मेहमान और आ जाएं, तो सोचो वो जो आधी आधी रोटी आ रही थी ना, वो आधी में से भी आधी हो गई, ठीक है, आधी में से भी आधी हो गई। तो ऐसे ही अब जितने रिसोर्स थे हमारे इंडिया के पास, शायद हमारे लोगों के लिए सफिशेंट हो भी जाते, लेकिन जो दूसरे लोग आ रहे थे इंडिया के अंदर, कुछ तो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो आज बांग्लादेश बन चुका है, कुछ वहाँ से आ रहे थे क्योंकि उस टाइम वो भी पाकिस्तान का एक हिस्सा था, ठीक है। और कुछ पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि जो पाकिस्तान ही है वहाँ से आ रहे थे। तो इतने ज़्यादा जो लोग आए, उन्होंने इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर एक पूरी तरह से, मतलब एक भार डाल दिया, ठीक है, कि और जो हमारी जो रिलीफ की प्रोसेस थी कि हम राहत की सांस ले पाते आज़ादी के बाद, उसको भी हिंडर कर दिया यानी कि कम कर दिया। नेक्स्ट वन, द गवर्नमेंट एट दिस टाइम फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग प्रोविज़न फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ईजी लोन्स एक्सेट्रा। तो उस वक्त गवर्नमेंट ने सबसे पहले टारगेट क्या रखा? टारगेट ये रखा कि कैसे भी करके ये जो रिसोर्स हैं उनको इतने अच्छे तरीके से सही यूज किया जाए कि हमारे लोगों को एजुकेशन भी मिल सके, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी मिल सके और आसानी से लोन भी मिल सके, ताकि वो अपनी ग्रोथ कर सके। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, सबसे पहला टारगेट तो वहाँ आ गया, भूख थी और देश की तरक्की की बात थी। अब दूसरी समस्या क्या खड़ी थी हमारे सामने पार्टीशन के बाद, कि कुछ ऐसे स्टेट्स जो प्रिंसली स्टेट थे, जैसे हैदराबाद था, मणिपुर था, राजस्थान का बहुत बड़ा एक हिस्सा था, ठीक है, ऐसे अभी भी, और जम्मू कश्मीर का भी। तो ऐसे बहुत सारे अभी तक ऐसे हिस्से थे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी कि वो ना तो भारत की तरफ आए ना ही पाकिस्तान की तरफ आए, इनकी बाउंड्री के बीच में बैठे हैं, लेकिन अपना एक अलग स्टेट बना करके बैठे हैं। तो इनको भी अगर इनके साथ मिलाएंगे तभी एक पूरा देश बनेगा, एक साथ उनकी तरक्की हो पाएगी। वरना छोटे छोटे जो राज्य बने हुए हैं, ये देश की एकता को और ज़्यादा तोड़ रहे थे। तो उन प्रिंसली स्टेट्स को भी एक करना था, ये भी एक हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। When India achieved independence from the British, there were 560 independent princely states within its present geographical territory. कहते आज जो आप इंडिया का एक मैप देखते हैं ना, जो उसकी आज की जियोग्राफिकल टेरिटरी है इंडिया की, तो उसके अंदर 560 स्टेट ऐसे थे जो कि प्रिंसली स्टेट थे, जिन पे ब्रिटिश सरकार का कोई रूल नहीं था, जो कि सिर्फ और सिर्फ राजाओं द्वारा रूल किए जा रहे थे। तो ऐसे कितने स्टेट्स थे? 560, ठीक है, छोटे 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 बहुत सारे थे। दीज स्टेट्स वर गिवन द ऑप्शन ऑफ चूजिंग टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान। हालांकि जब इंडिपेंडेंसी मिली तो इनको भी इतनी आज़ादी दे दी गई कि आपकी मर्जी है कि आप चाहे इंडिया को चुनो, चाहे आप पाकिस्तान को चुनो, चाहे आप आज़ाद रहो, अलग ही रहो। तो इसके लिए एक रोल प्ले किया था, मेजर रोल, वो किसने किया था?
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया इज़ क्रेडिटेड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ दीज स्टेट्स इनटू इंडिया। तो वल्लभ भाई पटेल जो थे, जिनको आयरन मैन कहा जाता था इंडिया का, उन्होंने उन्होंने इंडिया के अंदर इन सभी प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेशन करवाने में बहुत बड़ी एक भूमिका निभाई है। इनके एफर्ट से ही जो इंडिया के ये प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंडिया के अंदर मिल गए। ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, सिर्फ इसी वजह से इंटीग्रेशन मतलब इन्होंने क्या कर दिया, भारत को एक कर दिया। पहले भारत जो टुकड़ों में बटा हुआ था, जो टेरिटरी हम आज देखते हैं, उसी में ही वो 560 स्टेट्स भी बने हुए थे। तो उन सब टुकड़ों को मिला के भारत के साथ जोड़ के भारत पूरा कंप्लीट कर दिया, एक कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया भारत को। इसीलिए इंडिया को यूनाइट करने की वजह से इनका जो बर्थ है 31 अक्टूबर, वो हम किसके रूप में मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं हम, नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। और आपको पता होना चाहिए, जो एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बहुत बड़ी एक स्टैचू जो है वो भी बनाई गई है, कहाँ पे, गुजरात के अंदर। तो वो सिर्फ इसीलिए बनाई गई है क्योंकि इनका जो ये काम था, इन्होंने इंडिया को यूनाइट किया था, एक किया था। नेक्स्ट वन, स्टेट्स लाइक हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर चैलेंज्ड द यूनिफिकेशन। और कहते कि इतने सारे स्टेट्स को जो इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत एफर्ट किए। अब जो बाकी के स्टेट थे, वो तो उन्होंने तो एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर दिए इंडिया के साथ, और वो इंडिया के साथ मिल गए। लेकिन कुछ स्टेट जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, इन्होंने चैलेंज कर दिया यूनिफिकेशन को, यानी कि इन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम ना तो इंडिया को चूज़ करेंगे, ना ही हम पाकिस्तान को चूज़ करेंगे। तो इनको इकट्ठा करने में बहुत ही मुश्किल आई थी और कई साल लग गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं, लिबरेशन ऑफ फ्रेंच एंड पुर्तगीज टेरिटरीज। अब देखो, ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटेन के जो लोग थे, वो तो इंडिया से जा लिए थे, लेकिन अभी भी इंडिया के कुछ हिस्से, जैसे कि अगर मैं बात कहूँ, हमारा जो गोवा था और हमारी जो एक यूनियन टेरिटरी है दमन और दीव, वो जो हिस्से थे, उन हिस्सों पर भी इंडिया का राइट नहीं था। ब्रिटेन के लोगों का राइट भी नहीं था, प्रिंसली स्टेट भी नहीं थे, और इंडिया का राइट भी नहीं था। तो फिर किसका राइट था इन एरिया पे? एक्चुअली उस टाइम पे ये जो एरिया थे, इनके ऊपर पुर्तगीज़ ने अपना कब्जा किया हुआ था। ऐसे ही बंगाल के अंदर, यानी कि जो वेस्ट बंगाल है, उसमें कुछ एरिया थे जिन पे फ्रेंच ने अपना कब्जा किया हुआ था। तो अब इंडिया को वहाँ से भी आज़ादी चाहिए थी, मतलब इन स्टेट्स को, छोटे छोटे जो एरिया थे, इनको भी आज़ाद करवाना था, क्योंकि ये किसके हिस्से थे तो हमारे भारत के हिस्से ना। बाय 1954, तो ये भी देखिए कि 1947 को हम आज़ाद तो हुए थे, लेकिन अभी तक भी पूरी तरह आज़ाद नहीं हुए। 560 ऐसे स्टेट थे जो हमारे थे ही नहीं, जिनको बाद में मिलाया गया। ठीक है, उनमें से भी जो चार थे, उन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट मना ही कर दिया ऐड होने से। और इसके अलावा अभी कुछ ऐसे भी थे जो पुर्तगीज़ और फ्रेंच के अंडर थे, तो उनको भी हमें वापस करना था और इंडिया को एक करना था। Let's see, by 1954, the Indian government was in control of ये France territories, which included Pondicherry, Kraikal, Mahe, Yanam and Chandranagar. तो डियर स्टूडेंट्स, 1954 में, देखो आज़ादी हमें कब मिली थी, 1947 में, लेकिन उसके बाद से भी जो हमारे इंडिया के ये इतने सारे पार्ट थे। वैसे तो आज के टाइम में ये जो पार्ट हैं हमारे माने जाते हैं, ये पौंडीचेरी के अंदर ही आते हैं, और पौंडीचेरी जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी है। तो उस टाइम पे पौंडीचेरी और ये जो बाकी के हिस्से थे,
इन सभी हिस्सों पर किनका रूल था उस वक्त? फ्रेंच टेरिटरीज का रूल था। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो फ्रेंच टेरिटरी से यानी कि फ्रेंचिस से अपने इन एरिया का अधिकार वापस लिया, यानी कि फ्रेंचिस को यहाँ से निकाल दिया। तो अभी ये जो अलग अलग टुकड़े थे ये एक जगह पर भी नहीं है, ये अलग अलग बिखरे हुए हैं। कुछ आंध्र प्रदेश के हिस्से में आते हैं, कुछ तमिलनाडु के हिस्से में आते हैं। तो उसके बाद इन सभी एरिया को पौंडीचेरी के अंडर कर दिया गया और इनको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। नेक्स्ट वन, द फ्रेंच गवर्नमेंट हैड विदड्रॉन फ्रॉम इंडिया बाय दिस टाइम। और इस टाइम पर फिर ये जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वो हमारे इंडिया से विदड्रा हो गई, यानी कि वापस चली गई। कब? 1954 में। अगर हम बात करें ब्रिटिशर से जो हमें आज़ादी मिली थी वो 1947 में मिल गई थी, लेकिन जो फ्रेंचिस थे उनसे हमें आज़ादी कब मिली थी? 1954 में मिली थी। द पुर्तगीज आल्सो सरेंडर्ड द एरिया अंडर देयर कंट्रोल। गोवा, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली आफ्टर द पीपल ऑफ गोवा फॉट फॉर देयर फ्रीडम। कहते अब देखो, जो जो लोग गोवा में रहते थे, हालांकि थे तो वो भी इंडिया के ही लोग, तो अब उनको जब ये लगा कि भी पूरा देश आज़ाद हो गया, लेकिन ये लोग अभी भी गुलाम थे। ये लोग अभी भी गुलाम थे। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर किसने कब्जा कर रखा था? पुर्तगीज़ ने कब्जा कर रखा था। ठीक है, तो यहाँ के लोगों ने भी आज़ादी लेने के लिए बिल्कुल वैसे ही स्ट्रगल किया जैसे हमारे इंडिया के लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट किया था। तो यहाँ के लोगों ने आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया और फिर कुछ हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी उनका साथ दिया। तो फाइनली फ्रेंचिस के बाद पुर्तगीज़ को भी हमने 1954 में ही क्या कर दिया? हरा दिया, जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ा? सरेंडर करना पड़ा। पुर्तगीज़ आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, उनको भी पहले हराया। इन लोगों ने फ्रीडम करके, इनका विरोध करके इनको हराया, तो इन्होंने सरेंडर कर दिया। और फाइनली गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, इन सभी के ऊपर जो कंट्रोल था इनका वो छोड़ दिया। तो उस टाइम पे जो गोवा था उसको स्टेट नहीं बनाया गया, उसको पहले यूनियन टेरिटरी ही बना दिया गया था। लेकिन बाद में जो गोवा था उसको तो मतलब फाइनली स्टेट बना दिया गया। लेकिन उस टाइम नहीं, ध्यान रहे 1954 में जो गोवा था वो एक यूनियन टेरिटरी ही था। ठीक है, उस टाइम जब ये आज़ाद करवाया गया तो ये एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। फिर उसके काफ़ी सालों बाद जो गोवा था उसको स्टेट का एक मतलब दर्जा मिला। जैसे जम्मू और कश्मीर पहले एक यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन अब वो क्या हो चुकी है? एक सॉरी, पहले वो एक स्टेट था लेकिन अब वो क्या हो चुकी है? कि यूनियन टेरिटरी हो चुकी है। तो ऐसे ही जो दमन और दीव हैं, अगर हम इनकी बात करें तो दमन दीव एक यूनियन टेरिटरी तो दमन दीव बना दी गई, दूसरी दादरा एंड नगर हवेली बना दी गई। लेकिन इसी साल जनवरी 2020 के अंदर जो हमारी ये चारों एरिया हैं ये फिर से एक कर दिए गए। ये फिर से एक कर दिए गए। पहले हमारी टोटल जो यूनियन टेरिटरी थी वो 7 हुआ करती थी, फिर बाद में 2 और ऐड हो गई, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, तो 9 हो गई। लेकिन अब फिर क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? जनवरी 2020 में इन चारों को, यानी कि इन 2 अलग यूनियन टेरिटरीज़ को एक कर दिया। जब इनको एक कर दिया तो वो 9 से कितनी रह गई यूनियन टेरिटरी? हमारी 8 यूनियन टेरिटरी रह गई। तो इन प्रेजेंट डे इंडिया हैज़ 28 states and 8 union territories. Is that clear? तो आपको ये ध्यान भी रखना है कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी हैं। चलिए आगे इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। These territories were given the status of union territories to preserve their distinct culture and heritage after the Portuguese were expelled in 1961. Okay, yes dear students, एक और जो ऊपर हल्की सी मिस्टेक हुई है हमसे,
वो ये हुई है कि हमने ऊपर किया था कि जो पुर्तगीज़ हैं वो 1954 में, तो 1954 में नहीं गए थे पुर्तगीज़, 1954 के बाद तो स्ट्रगल शुरू हुआ था। एक्चुअली पुर्तगीज़ कब गए थे? 1961 में गए थे। तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। डियर स्टूडेंट्स, ये जो दादरा नगर हवेली या दमन और दीव थे, उनको पहले यूनियन टेरिटरी का ही स्टेटस दिया गया। क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, जैसे 200 सालों तक ब्रिटेन ने इंडिया के ऊपर राज किया, ऐसे ही 200 से भी ज़्यादा सालों तक इन एरिया के अंदर किसका राज था? पुर्तगीज़ का राज था। क्योंकि जो पुर्तगीज़ थे वो 1498 में भारत में आ गए थे, जब पहली बार वास्को डी गामा आया था। ठीक है, तो वो तब से आ गए थे। हालांकि जो अंग्रेज़ थे वो 1600 में आए थे। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, ये काफ़ी मतलब कई सालों से लगातार वहाँ पे पुर्तगीज़ रह रहे थे। तो इनका जो कल्चर था, इनकी जो हेरिटेज थी, वो आलमोस्ट पुर्तगालियों से मिलती जुलती थी। ठीक है, यानी कि इनका जो टोटली कल्चर था वो पुर्तगीज़ मिक्स था, जो कि पूरे इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट था, सेपरेट था। तो इन्होंने अपने कल्चरल राइट को बचाने के लिए, ठीक है, मतलब इनकी कल्चरल राइट को बचाए रखने के लिए इनको क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरीज़ बना दिया गया। कब? जब 1961 में पुर्तगीज़ जो थे उनको यहाँ से एक्सपेल किया गया, भगाया गया। तो पुर्तगीज़ के जाने के बाद इन्हें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। यू नो द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, है ना? आप जानते हो ना इंडिया की इस ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में। और दिस इज़ द प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिए, ये हमारी प्रेम्बल है। आपको कईयों को पता भी नहीं रहता। जब मैंने एक एक्टिविटी दी थी तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज थे कि क्या होती है प्रेम्बल, मैडम ने क्या एक्टिविटी दे दी। सो दिस इज़ आवर प्रेम्बल। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा जो टारगेट था, अब जो गवर्नमेंट है उसको सिस्टेमेटिकली चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी। पार्टीशन का जो सिस्टम था उसको सॉल्व करना था। लोगों के घरों की समस्याएं थी, भूख की समस्याएं थी, उनको सॉल्व करना था। इसके साथ साथ जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंटीग्रेट करना था। और अब बात थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग भी आज़ादी के बाद जो था मेरा मेजर टास्क था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1949 को बिल्कुल बनकर तैयार हो गया था। इट वाज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और ये किसने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन? ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया था। ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। With the adoption of the Constitution, India became a sovereign democratic republic on 26 जनवरी 1950। कहते कि इंडिया जो था उसने 26 जनवरी और 1950 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट भी कर लिया, और अब उसको क्या कर दिया? केम इन फोर्स, इट केम इन टू फोर्स, मतलब उसको लागू भी कर दिया। तो इस दिन से इंडिया जो था वो सुवर्जन, जिसके ऊपर किसी और का अधिकार ना हो, डेमोक्रेटिक, जो जिसमें लोगों का पूरा हक हो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। तो बात ये थी कि अगर 26 नवंबर को हमारा पूरा का पूरा संविधान बन गया था, तो फिर भी हमने 2 महीने तक इंतज़ार क्यों किया? 26 जैन को ही हमने क्यों अडॉप्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को? क्योंकि डियर, अगर हम याद करें तो पिछले लेसन में हम पढ़ चुके हैं कि 26 जनवरी 1930 में जो कांग्रेस थी उसने पूर्ण स्वराज की बात कही थी। पहली बार इंडिपेंडेंस डे मनाया था और फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया का अपना सेपरेट फ्लैग उस दिन हमने अडॉप्ट किया था, और उस दिन से हमने अपना इंडियन फ्लैग लहराना शुरू कर दिया था। तो हम 1930 में अपनी आज़ादी की घोषणा कर चुके थे, और पहली बार हम अपना
जो डे था इंडिपेंडेंस डे, पूर्ण स्वराज दिवस, वो मना चुके थे। तो इसीलिए उसी दिन और उसी ऐतिहासिक घटना के कारण हमने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था तो वो 26 नवंबर को बनने के बाद भी अडॉप्ट नहीं किया, वो 26 जनवरी को ही हमने अडॉप्ट किया। नाउ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अब बात करते हैं हम कि जो हमारे स्टेट्स थे, जैसे इंडिया के अंदर आज टोटल 28 स्टेट हैं, तो अब इन स्टेट की अलग अलग बाउंड्री भी तो बनानी थी, इनको सेट करके पूरा एक स्टेट का दर्जा भी तो देना था, वो भी तो काम पेंडिंग था। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन गवर्नमेंट reorganized the provinces into states and certain territories which would be ruled directly by the central government। कहते हैं आज़ादी के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने जितनी भी प्रोविंसेस थी, प्रोविंसेस मतलब किसको कहा गया था, प्रदेशों को। जैसे जो ब्रिटेन के लोग थे उन्होंने प्रदेश बनाए हुए थे, तो उन प्रोविंसेस को स्टेट में कन्वर्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, लेकिन कैसे, उनकी एक सर्टेन टेरिटरी बनाई, मतलब उनका पर्टिकुलर एक उनकी बाउंड्री बनाई, ठीक है, जिसको कि डायरेक्ट किसके द्वारा रूल किया जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रूल किया जाता था। तो हर एक स्टेट को एक बाउंड्री देकर, उसकी सीमा बनाकर उसको एक स्टेट बना दिया गया। द स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल। और जो स्टेट थे वो किस बेस पर बनाए गए थे, वो स्टेट जो थे वो लैंग्वेज के बेस पर बनाए गए थे कि एक जैसी लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो हैं वो एक एरिया में, दूसरे लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो हैं वो दूसरे एरिया में। तो इस तरीके से जो स्टेट्स थे वो बनाए गए। बोथ हिंदी एंड इंग्लिश वर अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई, यानी कि जो ऑफिशियल वर्क होगा वो इन दोनों लैंग्वेजेस में होगा। इसीलिए जो आपका कोई भी ऑफिशियल नोट्स होता है वो हमेशा 2 लैंग्वेजेस में होता है। इवन कि आप जो एग्ज़ाम देखते हैं बोर्ड वगैरह के या यूनिवर्सिटी के, तो वो भी हमेशा 2 लैंग्वेजेस में आते हैं। नेक्स्ट वन, आवर प्रोग्रेस आफ्टर 1947। अब हम बात करते हैं कि 1947 के बाद इतने सारे हमारे सामने टारगेट थे, तो हमने प्रोग्रेस कैसे की, हमारी प्रोग्रेस क्या थी और कैसे हुई। In order to facilitate growth and development, the Indian government instituted the Planning Commission soon after independence। तो जल्दी ही इंडिया ने क्या किया, अपनी मतलब ग्रोथ को पाने के लिए प्लानिंग कमीशन बना दिया। जो इतने सारे टारगेट थे कि लोगों की भूख को, जो स्टारवेशन है उसको कम करना है, लोगों को घर दिलवाने हैं, लोगों को मतलब जो है एम्प्लॉयमेंट दिलवाना है, एजुकेशन दिलवाना, जितने सारे चैलेंज थे उनको फेस करने के लिए, कंट्री की प्रोग्रेस के लिए क्या बना दिया गया, प्लानिंग कमीशन बना दिया गया। द कमीशन केम अप विद द 5-year प्लान। और जो कमीशन था उसने जो प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार की वो किसकी फॉर्म में बनाई, वो 5-year प्लान की फॉर्म में बनाई। अपार्ट फ्रॉम ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन एग्रीकल्चर, द गवर्नमेंट आल्सो टुक अप स्टेप्स टू इंडस्ट्रियलाइज द नेशन। कहते उन 5-year प्लान्स के अंदर एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के साथ साथ गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भी पूरा जोर दिया, मतलब नई नई इंडस्ट्रीज़ भी लगवाई और एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दिया। सम ऑफ द प्रोजेक्ट टेकन अप फॉर द बिल्डिंग ऑफ डैम्स टू फैसिलिटेट इरिगेशन एज वेल एज टू जनरेट पावर। तो कहते बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाए गए, डैम जिनके तहत डैम बनाए गए ताकि इरिगेशन की फैसिलिटी हो सके, खेती को बढ़ावा मिल सके और पावर जनरेट हो सके, हर एरिया तक बिजली पहुंच सके। Farmers were provided with modern agriculture techniques along with high yielded variety of seeds and fertilizers। फार्मर को
मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक प्रोवाइड करवाई गई और इसके साथ साथ अच्छी वैरायटी के सीड और फर्टिलाइज़र भी प्रोवाइड करवाए गए। दे वर आल्सो प्रोवाइडेड लोन्स एट लो रेट्स। इट वाज अकम्पनीड बाय एक्सपेंशन ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। और इसके साथ साथ उनको लोन भी दिए गए किसानों को, ताकि वो अपनी जो ज़मीन है उसको अच्छे से मतलब उसकी बुआई करें और उस पर फसल उगा सकें। और इसके साथ साथ जो हैवी इंडस्ट्री यानी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे इंडिया के अंदर, वो भी एक्सपेंस की गई, मतलब उनको भी बढ़ावा दिया गया, नई नई इंडस्ट्रीज़ लगाई गई। द गवर्नमेंट आल्सो सेट अप द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। ओके, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक CSIR को सेटअप किया, जो कि क्या था, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो इंडस्ट्री पर रिसर्च करती हो, ऐसी एक संस्था बनाई। इंडिया नाउ हैज़ बिकम अ न्यूक्लियर पावर ओइंग टू द रैपिड डेवलपमेंट इन न्यूक्लियर रिसर्च। और इसके साथ साथ इंडिया जो है न्यूक्लियर पावर में भी रैपिड ग्रोथ कर रहा था, न्यूक्लियर रिसर्च कर रहा था, ताकि वो क्या कर सके, अपने आप की सुरक्षा भी कर सके जब उस पर कोई अदर कंट्री अटैक करे तो। देयर हैज़ बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी owing to the policy of liberalization that the Indian government adopted। कहते इसके साथ साथ जो इकोनॉमी थी उसमें भी कुछ ट्रांसफॉर्म होने लगा, मतलब कुछ चेंज आने लगा, क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी थी उसको अडॉप्ट कर लिया। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लोगों को हर तरह की इंडस्ट्री लगाने का हक है, उनको अपने इंडिया के अंदर कहीं भी या फॉरेन कंट्री में कहीं भी ट्रेड करने का पूरा राइट है। इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, मतलब एक तरह से उद्योगों की आज़ादी, ठीक है, या व्यापार की आज़ादी। डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ लाइक बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे एक्सेट्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, वेयर फॉरेन फर्म्स हैव इन्वेस्टेड बिलियंस। कहते कि इन सारी चीज़ों की डेवलपमेंट के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी डेवलपमेंट्स हुई, जिनकी वजह से कुछ सिटीज़ जैसे बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे डेवलप्ड सिटी बन गई, और जहाँ पर कि फॉरेन कंपनीज़ ने बहुत ज़्यादा पैसे, बिलियंस में जो पैसे थे वो इन्वेस्ट किए। Other sector of the economy have also benefited from these investment in the form of employment opportunities and outsourcing of jobs। कहते जो और सेक्टर थे हमारी इकोनॉमी के, उनको भी इन इन्वेस्टमेंट से बड़ा फ़ायदा हुआ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ गई हमारी कंट्री के अंदर, और जॉब के लिए ऑफ़र भी बढ़ गए। तो इससे जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी, यानी कि इंडिया को पैसे के रूप में जो तंगी थी इंडिया की, वो भी दूर होने लग गई। तो डी स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट है वी विल रीड इट इन द नेक्स्ट पीरियड।